अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वो है विटामिन बी 7। हमने विटामिन शुरू किए हुए थे और अभी हम विटामिन बी कम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। तो विटामिन बी 7 आज हमने पढ़ना है। देखते हैं विटामिन बी 7 क्या है और क्या होता है। तो चलो पढ़ लेते हैं विटामिन बी 7 को बायोटिन भी कहते हैं। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत सोशल लाइफ आपने देखी हो तो एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, जिस बंदे के बाल गिर रहे होते हैं या जिनके बाल कमज़ोर होते हैं या जिनके नाखून का मसला होता है स्किन के, सारे तो नहीं अक्सर प्रॉब्लम में, फिर लोग जो है जो नीम हकीम होते हैं वो अक्सर बायोटिन का मशवरा देते हैं कि आप बायोटिन यूज़ करें तो हो सकता है आपके बाल जो है वो रीग्रो करे, हो सकता है आपके बाल जो है वो नॉर्मल हो जाए, हो सकता है आपके नाखून का जो प्रॉब्लम है, स्किन का जो प्रॉब्लम है, ये रिज़ॉल्व हो जाए। तो आज हमने इसी के बारे में पढ़ना है कि विटामिन बी 7 जो है, जिसको बायोटिन भी कहते हैं, ये फंक्शन कैसे करता है, स्ट्रक्चर इसका कैसे है, डिफिशिएंसी से क्या क्या आएगा इसमें डिफरेंस। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो पढ़ लेते हैं विटामिन बी 7 बायोटिन के बारे में। बायोटिन जो है इसमें सल्फ़र होता है, क्योंकि इसमें 2 रिंग्स पाए जाते हैं। आप देखिए इसके स्ट्रक्चर को, ये यहाँ पर देखिए इसमें 2 रिंग है, एक इमिडाज़ोल रिंग है और एक जो है थायोफिन रिंग है। जो थायोफिन रिंग है तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जब भी थायो आ जाए कहीं पर भी तो इसका मतलब है कि सल्फ़र। तो एक रिंग ये है और एक रिंग जो है वो ये है। तो इमिडाज़ोल और थायोफिन रिंग समझ आ गई आपको इसकी। अच्छा, इसकी कहानी सुनाता हूँ आपको एग वाइट इंजरी की। अब वो लोग जो कि अंडे खाते हैं लेकिन कच्चा अंडा, मतलब कि उसको पकाया नहीं, वो ना फ्राई है ना बॉयल है, बिल्कुल जो रॉ एग होती है। तो पहले में क्या होता था कि वो लोग जो कि रॉ एग खाते हैं उन लोगों में बायोटिन की कमी होती थी। सही है। फिर इन लोगों ने बताया कि एग में जो है ऐसा कुछ टॉक्सिक मटेरियल है जो कि एक डिज़ीज़ काज करता है। लेट सपोज हेयर की जो डिज़ीज़ थी या जो थी वो स्किन वगैरह जो भी डिज़ीज़ थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती गई 1940 में फिर ये पता चला कि नहीं, एग में कोई टॉक्सिक वगैरह नहीं है। जिसको आप रॉ एग कच्चा अंडा आप खा लें तो उसमें टॉक्सिक होता है, अगर आप पका लें तो उसमें टॉक्सिसिटी कुछ नहीं होती। बल्कि ये बताया गया कि जब एग रॉ कंडीशन में होता है, कच्चा अंडा जिसको हम कहते हैं, तो उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको कहते हैं एवेडिन। सही है। ये एवाइडिन, ये असल में एक ऐसे प्रोटीन है जो कि बायोटिन को अपने साथ बाइंड कर देता है और इसको इनएक्टिव कर देता है। मतलब रॉ एग में ऐसी कोई पॉइजन नहीं है जो कि आपकी डिजीज़ कॉज करे, बल्कि रॉ एग जो है इसमें एक ऐसे प्रोटीन पाया जाता है जो कि बायोटिन के साथ बाइंड कर देते हैं और बायोटिन को इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो इस वजह से क्या कहा गया, इसको एग वाइट इंजरी भी कही गई, एग वाइट इंजरी फैक्टर भी इसको कहा गया। आगे पढ़ लेते हैं। कुक्ड एग जो है ये कहता है कि ये टॉक्सिक नहीं थी, जबकि रॉ एग जो थी कच्चे अंडे वो टॉक्सिक थे। तो ऐसे नहीं था। सही है। केमिस्ट्री है, कहते हैं कि इसमें 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं, एक ये इमिडाज़ोल, एक जो है थायोफिन रिंग। आप इसमें देखें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये बायोटिन है। सही है। इसमें एक ये रिंग है और एक ये रिंग है, इसको थायोफिन कहते हैं, सल्फ़र। इसको इमिडाज़ोल है, एडजेसेंट जो है नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है साइड चेन, इसको कहते हैं वलेरिक एसिड। सही है, वलेरिक एसिड। आखिर में जो है आपको COOH का ग्रुप नज़र आ रहा है, तो वलेरिक एसिड है। अब मैंने आपको बताया था कि विटामिन जो है ये डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, ये जो है अपने एंजाइम को एंजाइम जो होते हैं उनके थ्रू काम करते हैं। तो इसका जो को एंजाइम है बायोटिन का, उसको कहते हैं बायोसाइटिन। और बायोटिन और बायोसाइटिन में सिर्फ ये फ़र्क है कि जब आप बायोटिन पर लाइसिन ग्रुप अटैच कर दें तो ये बन जाएगा आपका बायोसाइटिन। आ गई समझ। अब यहाँ पर देखें
अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन कार्बन पर जो है, यहाँ पर एप्सिलॉन कार्बन पर नाइट्रोजन अटैच हो गया, सही है। तो ये आपको यही बता रहा है कि बायोटिन जब कोवलेंटली बॉन्ड करता है किसको, अमाइनो ग्रुप एप्सिलॉन कार्बन पर। एप्सिलॉन कार्बन मैंने आपको बताया हुआ था ना कि अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा एप्सिलॉन, फिफ्थ कार्बन। तो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये इसका हो गया, ये 4 कार्बन और एक ये। तो ये पांचवा कार्बन जो है यहाँ पर क्या अटैच हो जाता है, NH ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। देखिए कंफ्यूज नहीं हो, सिंपली मैं बता देता हूँ। बायोटिन एक ऐसा वाइटामिन है जिसमें 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं, एक को टायोफिन रिंग कहते हैं, एक को इमिडाइअज़ोल। साइड चेन को अगर आप देखें तो वैलेरिक एसिड पाया जाता है। जब आप बायोटिन को कोवलेंटली बाउंड कर देते हैं लाइसिन ग्रुप के साथ, सही है, तो लाइसिन ग्रुप कहाँ पर बाइंड होता है, एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप पर, एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप पर, सॉरी एप्सिलॉन कार्बन पर, जिस पर अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाता है। तो इससे बायोसाइटिन बन जाता है। इजी हो गया, 2 रिंग साथ में वैलेरिक एसिड। जब आप इसी बायोटिन को लाइसिन ग्रुप के साथ मिला लें, किसके थ्रू, एक एमाइड लिंकेज के थ्रू। एमाइड का मतलब अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप के थ्रू इन दोनों को मिला लें तो ये बन जाएगा बायोसाइटिन। और बायोसाइटिन वही चीज़ है जो कि B7 का फंक्शन करता है। वाटर सोलुबल वाइटामिन है, एक अल्फा बायोटिन है, एक बीटा है। अल्फा बायोटिन एग यॉक में पाया जाता है, जबकि बीटा बायोटिन जो है लीवर में पाया जाता है। डिफरेंस सिर्फ किस में है, साइड चेन में। एनिमल सोर्सेज कौन कौन से हैं जहाँ पर बायोटिन पाया जाता है, ये दिए हुए हैं। वेजिटेबल जो हैं वो ये दिए हुए हैं। नॉर्मली आपने कितना इनटेक करना है दिन में, 100 to 300 मिलीग्राम एडल्ट्स के लिए। अब इसके साथ ये बात नोट करें कि ह्यूमन इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो इनकी प्रोडक्शन कर सकते हैं, और वो गुड सोर्स है हमारे लिए, और हमने डाइट में लेना होगा। फंक्शन देख के बता रहे हैं कि 5 ऐसे इंजाइम है बॉडी में, 5 जो कि बायोसाइटिन पर क्या करते हैं, डिपेंडेंट है। विटामिन B7 पर डिपेंडेंट है, बायोटिन पर डिपेंडेंट है। और ये फंक्शन किस में करता है, ये कार्बोक्सिलेशन में इसका काम है। अब कार्बोक्सिलेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड कर देते हैं। असल में हमारा मकसद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं है, हमारा मकसद जो है वो कार्बन ऐड करना है, कार्बन ऐड कराना है। तो कार्बन ऐड कराने का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये देखें, अब इस रिएक्शन को और से देखें, अगर आपको समझ आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आई तो टेंशन नहीं ले, ये आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। पेपर में आपसे ये नहीं पूछता, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि रिएक्शन बताओ, लेकिन समझाओ खुद को अगर आपको समझ आती है तो। पायरोविक एसिड है, आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो कि 6 मॉलिक्यूल होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, उसको हम 2 मॉलिक्यूल पायरोविक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको पायरोवेट भी कहते हैं। तो अगर आप 6 को 2 में डिवाइड कर लेते हैं तो आपको 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल मिलेगा, जो कि 1, 2 और 3 जो पायरोवेट मिला। पायरोवेट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में, सिट्रिक एसिड में, तो 3 ये है, और हमारे पास चेन में ऑलरेडी होता है ऑक्सीलो एसेटिक एसिड, सही है। तो ये 4 और ये 3 आपस में जब मिलते हैं तो 7 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, 7 कार्बन मॉलिक्यूल। इस 7 कार्बन मॉलिक्यूल से हम एक कार्बन जो है वो क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है और हमें 6 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको कहते हैं सिट्रिक एसिड। उसके लिए तो हमें कोई चाहिए हुआ था ना, कोई एंजाइम ए चाहिए था, उसको तो आप स्किप कर दे। अब आ जाइए यहाँ पर, अब हमें सिट्रिक एसिड नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम 4 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको एक्सिलो एसेटिक एसिड कहते हैं, एक्सिलो एसिटेट कहते हैं, हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो सिंपली सी बात है कि ये कितने मॉलिक्यूल है, 3, ये कितना है, 4। हमने एक कार्बन ऐड करना है, एक कार्बन हमें मिल रहा है इस कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऐड कौन कर रहा है, इसके लिए हमें चाहिए बायोटिन। बायोटिन कोई एंजाइम नहीं है, याद रखें। एंजाइम जो यूज़ हो रहा है वो पायरोवेट कार्बोक्सिलेज है। अगर आपने पहले जो पढ़ा था वो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज था, आपको याद है
पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर रहा था। ऐसे ही था, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर रहा था। और एसिटाइल कोए क्या है, वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो जब आप इसको पायरोविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेंगे तो एक कार्बन बाहर को चलेगा, क्योंकि ये 2 कार्बन है, ये 3 है। लेकिन अब आपने इस पायरोवेट को ऑक्सीलो एसिटिक में कन्वर्ट करना है, तो एक कार्बन आपको चाहिए। वो कार्बन सोर्स कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसके लिए एंजाइम तो पायरोवेट कार्बोक्सिलेज है, प्रोस्थेटिक फैक्टर आप देखिए यहाँ पर मैंगनीज है, लेकिन बायोटिन भी ज़रूरी है जो कि एज ए कोएंजाइम एक्ट करता है। ये मेटलो है, सही है, मेटल है, और ये क्या है, आपका कोएंजाइम है। आगे चलते हैं, इसमें इतनी ख़ास बात नहीं है। तो बायोटिन जो है, बायोटिन का फंक्शन क्या है, असल में बायोटिन का फंक्शन जो है वो कार्बोक्सिलेशन कराना है। ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट के साथ क्या कर देते हैं, बायोटिन और कार्बन डाइऑक्साइड कम्प्लेक्स बना देते हैं, और फिर ये जो सबस्ट्रेट बन रहा है यहाँ पर, इसको कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देते हैं कि आप ले इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कराएं। सही है, ये सारे फंक्शन हैं। पहले तो ये बताया गया था कि बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस है, जितनी भी रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन के, वो सारे बायोटिन ही कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, एक बायोटिन ही नहीं है जो सारे कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, कुछ कार्बोक्सिलेशन ऐसे हैं जो कि और मॉलिक्यूल्स कराते हैं। ये फंक्शन है। यहाँ पर आप भी एक बात याद रखें, अगर विटामिन B7 की डिफिशियंसी हो जाती है तो ये सारी चीज़ें जो है, एनीमिया, एपेटाइट, नोज़िया, ये सारे जनरल है। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखें, हेलुसिनेशंस। अब हमने कुछ और विटामिन पढ़े हैं जहाँ पर डिप्रेशन हो रहा था ना, तो यहाँ पर हेलुसिनेशन देखें। हेलुसिनेशन स्पेसिफिक है B7 डिफिशियंसी के लिए, क्योंकि अभी तक हमने ये किसी और में नहीं पढ़ा। तो बायोटिन की डिफिशियंसी जो है ये तो हो नहीं सकती, अक्सर अनकॉमन है। क्यों है, वो इस वजह से कि बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन में वो सिंथेसाइज कर सकते हैं ऑलरेडी। तो अगर फिर भी हो जाते हैं तो ये इसके क्या है, सिम्टम्स हैं। अब क्यों होंगे, आपको मैंने एक बात ये बताई कि जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक को ये नहीं पता होता कि ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छी बैक्टीरिया है और ये बुरे बैक्टीरिया है, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है और ये नॉर्मल फ्लोरिक बैक्टीरिया है। एंटीबायोटिक सबको किल करता है। तो वो लोग जो एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, सल्फोनामाइड्स एक क्लास है एंटीबायोटिक की, तो उनके जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा, वो भी किल हो जाते हैं, तो फिर वो इसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो विटामिन B7 की डिफिशियंसी 2 तरह से आती है, या तो कोई बंदा सल्फोनामाइड मुसलसल यूज़ करता है, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ एंटीबायोटिक। दूसरी वजह ये हो सकती है कि कोई बंदा जो है वो कच्चे अंडे खा रहा हो, क्योंकि कच्चे अंडों में एवेडिन पाया जाता है और एवेडिन जो है वो बायोटिन को इनएक्टिवेट कर रहा है। लेकिन ऐसे नहीं, अगर कोई बंदा एक अंडा खा लेता है तो उसमें B7 की डिफिशियंसी आ जाती है। अगर कोई बंदा दिन में 20 अंडे कच्चे खाता है, जो कि मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है, मे भी हो सकता हो कि ऐसा कोई करे, तो उसमें डिफिशियंसी आ सकती है B7 की। वैसे अगर कोई बंदा कभी कभार खा लेता है तो उसमें डिफिशियंसी की कोई चांसेस नहीं है। ये सारे वो केसेस है डिफिशियंसी में, आपको क्या क्या फील हो सकते हैं। विटामिन B7 तो आप लोग पढ़ लें, इसको समझे, किसी भी बुक से आप पढ़ना चाहें आप पढ़ें इसको, और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोरोना जो है वो पीक पर चल रहा है। घर में रहें और पढ़ें, खूब खाएं और अपना ख्याल रखें, जो SOPs है वो फॉलो कराएं। आपको अगर समझ नहीं आ जाती तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपके आंसर जो है मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पर भी दे सकता हूँ, जिसके मेरे पास नंबर नहीं होंगे मैं उनको डायरेक्टली यहाँ पर ही रिप्लाई कर देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर तक, अल्लाह हाफिज़।